हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं जो हाल ही में यानी 11 फरवरी को जूनियर अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ है कनिष्ठ लेखाकार का, उसकी आंसर की आप सभी लोगों ने देख ली होगी। क्योंकि आजकल व्यूज गेन करने के लिए कुछ भी जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो आंसर पेपर सॉल्व करके आंसर की दे देते हैं। ठीक है, हम आज इस वीडियो के अंदर ये बात नहीं करने वाले हैं कि इसका आंसर ये है वो है। देखिए, आंसर सभी आप लोगों को पता चल चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा ये है केवल कि एक तो साइंस के क्वेश्चंस का लेवल कैसे बढ़ाया जा रहा है, और साथ ही साथ जो है आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है वो आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है। क्योंकि हमने YouTube के ऊपर जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी 12 से 13 क्लासें हम अपलोड कर पाए थे, और उसके अंदर से क्या क्या चीजें आई है। इसके अलावा जो एलडीसी के विद्यार्थी है उन लोगों के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि जो एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को कैसे अब साइंस एक जो है अपर लेवल पर जाकर के पढ़ने की जरूरत है, किस प्रकार से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, वो सब चीजें अपन आज यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो भी एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि 25 क्वेश्चन साइंस के आए हैं। और आपको बता दूं कि 25 क्वेश्चन जो ये है ये आपके 75 अंक के थे जूनियर अकाउंटेंट के लिए। और राजस्थान आपके जो एलडीसी का एग्जाम होने वाला है, राजस्थान एलडीसी का एग्जाम, उसके अंदर भी आप लोगों को पता है कि 50 क्वेश्चन आते हैं। और यहां पर आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ाया जाता है और हमें किस प्रकार से उस लेवल की तैयारी करनी है। कि अगर आप जो है केवल सामान्य विज्ञान जिसे कहते हैं वो पढ़कर जाओगे तो कैसे आपकी जो है एग्जाम में हवा टाइट हो जाएगी, वो भी देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि हवा कई कारणों से प्रदूषित होती है। ठीक, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। अब यहां पर देखिए, हम कहते हैं कि न्यूमेरिकल जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें थ्योरी याद क्यों करनी है। थ्योरी या फिर किसी भी चीज के कारण किसी के उपयोग याद क्यों करने हैं वो इस क्वेश्चन ने अच्छे से समझाया है। हम अगर वायु प्रदूषण के कारण याद करके जाते तो हमसे ये क्वेश्चन सही होता। अब यहां देखिए क्या करा, 5 आपके कारण दे दिए कि धूल भरी आंधियां होना, ज्वालामुखी से निकला हुआ धुआं, घरेलू मल जल जो भी है अपना, और कृषि अपशिष्ट, लकड़ी और कोयले का जलना। अब ये 5 कारण एक थ्योरेटिकल वे में दे दिए और फिर पूछा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा है। बताइए, क्या अब आपको ये नहीं लगता कि साइंस के अंदर हमें हर चीज के उपयोग और उसके कारण और उसके लाभ हानि ये याद करना जरूरी है। अब इसका आंसर सीधे सीधे था कि घरेलू मलजल और जो कृषि अपशिष्ट है वो आपके प्रत्यक्ष रूप से वायु प्रदूषण नहीं करते हैं, और इसका आंसर हो जाता थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। यह बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के अंदर स्टेम सेल यानी स्टेम कोशिका की सीधे सीधे क्या पूछ ली, डेफिनेशन। सीधे सीधे डेफिनेशन देखिए, एक मात्र प्रकार की आदि अपरिपक्व कोशिकाएं होती है जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से विकसित होने की असाधारण क्षमता होती है। ये कौन सी सेल है, स्टेम सेल है। सीधी सी बात है, बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है स्टेम सेल। बहुत ही एक इसके ऊपर स्टेम सेल को लेकर के बैंक भी बनाए जा रहे हैं। चेन्नई के अंदर भी बैंक है, लगभग जो हमारी अपोलो के जो भी हॉस्पिटल है वहां पर भी ये सुविधा उपलब्ध है। और इस बायोटेक्नोलॉजी को अपन बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अभी सब हमारी क्लासेस आ रही है, देखते रहिए। एलडीसी के विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, जूनियर अकाउंटेंट के लिए भी जब 13 क्लासेस में से अगर 5 से 10 क्वेश्चन सही हो सकते हैं तो आप लोग तो 64 क्लास पढ़ चुके हैं। अब आप अपना अनुमान खुद लगाइएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्र को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकती, तो बताइए वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। अखबार को सही तरीके से नहीं पढ़ पा रही है, इसका कारण क्या है कि वह जो है छोटी चीजों को, इसका मतलब थोड़ा सा दूर की चीजों को नहीं देख पा रही है। तो उसे कौन सा दोष हो गया है, उसे दोष हो गया है जरा दूरदर्शिता। अब हम क्या है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, यही नाम याद करके जाते हैं। जबकि मैं कहता हूं अक्सर एग्जाम के अंदर आपको वो नाम अब देखने को मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। अब यहां बताइए, कहीं पर भी दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष कहीं आया भी है क्या?
नहीं आया। क्यों नहीं आया? कारण ही यह है कि आपका जो एग्जामिनर है वो यही चाहता है कि आप लोग चीजों को समझ करके आए हुए हो। और ये देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, तो आपका इसका आंसर था जरा दूरदर्शिता, जिसे अपन प्रेस बायोपिया कहते हैं। और ये चीज मैंने पढ़ा रखी है, देख लीजिएगा प्रकाश वाले टॉपिक के अंदर। फिर देखिए अब कैसे जो है क्वेश्चन की एक पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। आपने पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखा, सीधे सीधे नहीं पूछा कि किसी को अगर निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही है क्या दोष है। क्या पूछा है कि उसको अखबार पढ़ने में समस्या हो रही है। ऐसे यहां देखो क्वेश्चन था कि एक ऐसा तत्व है जो इतना नरम है कि चाकू से काटा जाए। अब सीधा सीधा अगर चाकू से काटा जाए कहा जाता ना, तो आंसर सभी सोडियम टिक करके आते, लेकिन इसने सीधे सीधे नहीं कहा। इसने क्या किया है वो देखना। अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, ये देखिए इसने क्या किया। भाई साहब ने दिमाग लगाया और क्वेश्चन दिया कि एक्स एक नरम तत्व है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, उसे खुला नहीं रखा जा सकता, ठीक है, और वह पानी के साथ में बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। ये तीनों के तीनों लक्षण एक ही तत्व के हैं और वो है आपका सोडियम। कौन है? सोडियम, Na, ठीक है। और इस सोडियम के ये लक्षण है और इसका आंसर यही था। अब ये आपने देखा कि कैसे इस क्वेश्चन की भूमिका तैयार की जा रही थी, जबकि ये सभी टीचर्स पढ़ाते हैं। अब ये इतना बेसिक क्वेश्चन था कि हर टीचर ने पढ़ाया था, लेकिन अगर आप अपनी खुद की मेहनत से रिवाइज नहीं करते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा चीजें नहीं समझते हैं, तो आपको समस्या हो सकती है। आगे देखिए नेक्स्ट था कि किस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं। बीसीजी का टीका टीबी के लिए लगाया जाता है। रोग का था, सीधा बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कार्बन चक्र के बारे में पूछा गया था, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। और एनवायरमेंट अभी तक हमने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया है, लेकिन हमारे नोट्स में ये चीज है। जिस भी विद्यार्थी ने एलडीसी के नोट्स बाय किए हैं उसको ये पता है, या जो भी विद्यार्थी अभी हमारी बुक आने वाली है वो लेगा तो उसे ये सब चीज दिख जाएगी। इसका आंसर था 34125। इसका आंसर ये था बेसिकली कि कार्बन चक्र जो है कैसे होता है। तो सबसे पहले कार्बन चक्र के अंदर क्या होता है, वायुमंडल में जो CO2 है वो होती है, फिर वो आपके पशुओं में जैव कार्बन से मिलती है, फिर आपके उसका क्या होता है, पौधों में जैव कार्बन होती है वो मिलती है, और फिर आपके मृदा के अंदर जो अजैव कार्बन है वो सभी मिलती है, और वो सब मिल करके जैव पदार्थों का जीवाणुओं के द्वारा फिर विघटन होता है। ठीक, चलो फिर है कि चिप्स उत्पादक जो है वो चिप्स अपचयित होने से बचाने के लिए, यानी चिप्स खराब होने से बचानी है, तो चिप्स का जो पैकेट होता है, कुरकुरों का जो पैकेट होता है, उसके अंदर क्या भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। अब ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे। और फिर था आपका रोग से रिलेटेड, जैसे कि पेलेग्रा जो है वो होता है विटामिन बी की कमी से, मेरासमस जो है वो होता है प्रोटीन की कमी से, गोइटर जो है वो आयोडीन की कमी से, जीरोप्थेलिमिया जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, इसमें ना कुछ समझने वाली बात थी। हाँ, गैल्वेनोमीटर देखिए विद्युत धारा वाला टॉपिक चल रहा है, एलडीसी वाले विद्यार्थियों को भी पता है और जूनियर अकाउंटेंट के विद्यार्थियों को भी पढ़ा दिया गया था। गैल्वेनोमीटर, अमीटर और आपका वोल्ट मीटर, ये तीन होते हैं। अमीटर भी करंट मापता है, गैल्वेनोमीटर भी करंट ही मापता है। गैल्वेनोमीटर छोटे करंट को मापता है, अमीटर थोड़े से बड़ी मात्रा के करंट को मापता है। वोल्ट मीटर भी करंट अपने वोल्टेज मापने का कार्य करता है, विभव जिसे कहा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, परिपथ के अंदर विद्युत धारा के प्रवाह और उसकी दिशा को बताता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन आया था कि घरेलू परिपथ के अंदर जो युक्तियां होती है वो किसमें जोड़ी जाती है। और ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था कि घर के अंदर जितने भी हमारी युक्तियां हैं उन सभी युक्तियों को समांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जमाया जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम क्या होता है ये भी बताया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ है जो जल्दी ही मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आंसर की आप देख चुके हैं और डायरेक्ट आए हैं, इस पे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। बस ये बताना चाहता हूं कि ये सब चीजें पढ़ा रखी है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है नहीं। आप लोगों को जो है मुझे अब ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको एलडीसी क्लास ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। जो ज्वाइन कर रहा है उसे पता है कि हाँ यार सभी नोट्स में से आया है, बाकी तो अब जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा वो कमेंट जरूर करेगा कि आपने पढ़ाया वो नहीं आएगा। भाई क्लास ही अटेंड नहीं करी तो कहां से देखे हैं, कहां से बताए। अब देखो ये देखिए अपमार्जक के बारे में,
कितना इजी क्वेश्चन पूछा था कि अपमार्जक कठोर जल से क्रिया क्यों नहीं करते। सीधा सा रीजन है कि कठोर जल के अंदर जो आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं उसके साथ में अपमार्जक जो क्या करते हैं, आपके अवक्षेप नहीं बनाते। साबुन जो होते हैं वो अवक्षेप बना देते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम का। और कॉमन सेंस की बात है कि जब अवक्षेप बनेगा, पीपीटी बन जाएगा, पार्टिसिपेट्स बन जाएगा, तो वो नीचे जम जाता है, और जम गया तो कपड़े भी तो उसी में जम जाएंगे। अब हमें कपड़े साफ करने हैं, कपड़ों को जमाना नहीं है। साफ करने के लिए अपमार्जक लिया जाता है। सीधा सा आंसर था, बहुत इजी, ये बता रखा है ना। और उल्टा हमने तो अपमार्जक और साबुन को इतना डिटेल में पढ़ा, इतना डिटेल में पढ़ा है, अपमार्जक के प्रकार तक पढ़ाए हैं, आज तक किसी ने नहीं पढ़ाए होंगे, देख लीजिएगा। फिर देखो, मलेरिया का जो परजीवी होता है वो लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करता है और यकृत को जो है बीमार करता है, या यकृत को इफेक्ट करता है, लीवर जिसे कहते हैं। ठीक है, चलो। फिर आपका आया था एक न्यूमेरिकल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल आपका बेस्ड है विद्युत धारा वाले टॉपिक से, शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन था कि एक बल्ब है जो 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया और विद्युत धारा का मान है 0.30 एम्पियर, तो बल्ब की शक्ति होगी, शक्ति होती है P इजिकल टू वी आई। ठीक है, P इजिकल टू वी आई, और V कितना है 220 वोल्ट, I कितना है 0.30, गुणा करना था 66 वाट, इसका आंसर आ जाता। वोल्ट नहीं, वाट। शक्ति का मात्रक होता है वाट और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, ये भी ध्यान रखना। अगर यहां पर लिख लेता हूं मैं, अगर नोट कर रहे हैं तो जल्दी नोट कर लीजिएगा। विभव जो होता है वो मापा जाता है वोल्ट में, जबकि शक्ति को मापा जाता है वाट में। ठीक, चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट था, खतरे के संकेत जो है वो लाल रंग के होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन जो है, डिस्पर्सन जो है वो बहुत ही कम होता है, और जब डिस्पर्सन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसी का तो अपन उपयोग करेंगे। तो लाल रंग धुंध या फिर धुएं के अंदर सबसे कम प्रकीर्णन करता है, इसलिए। आगे देखिए, अभिक्रिया के आधार पर जो हमारे मैंने लगभग 20 ऐसे तत्व बताए थे आपको, सक्रियताएं उनकी बता रखी है, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है उसके आधार पर, कि ये जो है अपनी सक्रियता, एक्टिवेशन एक सीरीज होती है जो पूरी लिखवाई थी, उस एक्टिवेशन सीरीज के अंदर ये आपका ऑर्डर दे रखा है, और इसका आंसर सीधा सीधा था, जिसको याद है वो कर सकता था, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। फिर आपका ये देखिए, अब हम कहते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्यों पढ़े, नाइट्रीकरण हम क्यों पढ़े, विनाइट्रीकरण हम क्यों पढ़े, अमीनीकरण क्यों पढ़े, क्योंकि यहाँ देखिए सीधा सीधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, तो वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन होना। अमोनीकरण क्या होता है, तो अमीनो अम्ल से अमोनिया का बनना। विनाइट्रीकरण क्या होता है, विनाइट्रीकरण का मतलब होता है नाइट्रेट का मुक्त होकर के नाइट्रोजन में परिवर्तित होना। और नाइट्रीकरण क्या होता है, तो नाइट्रीकरण होता है कि आपका जो आपके अमोनिया का नाइट्राइट है, उस अमोनिया के नाइट्राइट का किसमें बदल जाना, नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाना। अब ये सीधे सीधे प्रोसेस है, ये कोई जो है आपको फैक्ट के रूप में याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपके प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट याद है तभी ये क्वेश्चंस कर सकते थे। आंसर है ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ठीक, आगे देखिए, जैविक पदार्थों का केंचुओं की सहायता से क्या होता है, तो ये केंचुए जो होते हैं ये क्या करते हैं, उस खाद के अंदर जो है आपके वर्मी कंपोस्टिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृमि कंपोस्टिंग, जिसे वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है, वही आपका कृमि कंपोस्टिंग है हिंदी में। फिर प्रतिरक्षक जो है उनके लिए क्या सही नहीं है, 4 स्टेटमेंट दिए गए थे। अब देखो, प्रतिरक्षी क्या होते हैं, अगर हमें डेफिनेशन याद नहीं है तो क्या हम ये क्वेश्चन कर पाते, नहीं कर सकते थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आप ये कभी कभी सोचते हैं जब मैं थ्योरेटिकल पोर्शन लिखवाता हूं कि ये तो क्या है, देख लेंगे, देख लेंगे नहीं, वही चीजें पूछी जा रही है। अब साइंस के क्वेश्चन वो नहीं आ रहे हैं एक एक लाइन वाले और टिक कर दिया देखते ही, अब बहुत बड़े बड़े थ्योरेटिकल पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। और इसका आंसर था कि आपका प्रतिरक्षी जो होते हैं वो जीवाणु और विषाणु दोनों के द्वारा संक्रमण के उपचार में प्रभावी नहीं होते हैं, ये एक तो इसका आंसर था। ठीक है, और एक एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन तो दो है प्रतिरक्षक, एंटीबायोटिक है, लेकिन क्रोसिन जो है वो एंटीबायोटिक का उदाहरण नहीं था। तो इसमें 2 और 3 ये ऑप्शन गलत थे, बाकी पहला और चौथा सही था। फिर देखिए, अब 4 घटनाएं एक साथ, प्रकीर्णन, अपवर्तन और आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन और आपका क्या आपका प्रक्षेपण, चारों की चारों घटनाओं का एक एक उदाहरण लिया, उदाहरण इस तरफ और इस तरफ इनकी घटनाएं लिख दी और मिलान करिए। अब ये क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है कि बहुत आसान है? हाँ, कह सकता है यूट्यूब पर कोई भी टीचर या कोई भी एक ऐसा जो वीडियो बनाता हो विद्यार्थी या चाहे कोई भी हो, वो ये जरूर कहेगा कि पेपर आसान था। लेकिन देखिए, जहां तक मेरी समझ है, अब जो साइंस का लेवल है वो अपर हुआ है,
हम नहीं कह सकते कि बहुत आसान है, क्योंकि इन चीजों को केवल रटवाने से काम नहीं चलता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक बहुत बड़ी घटना है, और उस घटना को समझने के लिए हमें जरूर 11वीं 12वीं लेवल तक की साइंस को पढ़ने की जरूरत होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अब आप लोग जो है साइंस को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रहे हैं, और जो है आप दूसरी सब्जेक्ट से ज्यादा ये भी नहीं सोचे कि इसी पर फोकस करना है। हमें अब इक्वल सभी सब्जेक्ट को वेटेज देना होगा। हम पहले ये सोचते थे कि भाई ये साइंस तो इजी आती है या हमारे लिए टफ है, हम छोड़ देंगे। अब छोड़ भी दोगे, बताओ जूनियर अकाउंटेंट में 25 क्वेश्चन थे 75 मार्क्स के, अब छोड़ोगे तो 75 मार्क्स क्या दूसरी सब्जेक्ट में आप कवर कर लोगे? नहीं कर सकते। ऐसे ही आप एलडीसी एग्जाम के लिए 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आप ये मानो कि टफ आएगी, तो क्या आप 50 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं? क्या आपकी कैपेसिटी है कि जो रिमेनिंग 100 क्वेश्चन है वो पूरे सही कर जाओगे? कट ऑफ कितनी बढ़ रही है। तो इसलिए अब सब्जेक्ट से लड़ना होगा। सब्जेक्ट को अब थोड़ा सा डीप लेवल पर जाकर के पढ़ने की जरूरत है, और कुछ भी नहीं करना है। तो हमें पढ़ना पड़ेगा। अब सीधी सी बात यह है, हमें अब केवल जो है 2-4 पेजों की साइंस पढ़ करके सिलेक्शन नहीं हो सकता, या सामान्य विज्ञान पढ़ करके कि भौतिक विज्ञान क्या होता है, तो कि जिसके अंदर हम प्रकृति से रिलेटेड घटनाएं पढ़ते हैं। अरे भाई, भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन कोई नहीं पूछ रहा, अब हर एक घटना का एक एक उदाहरण हमसे पूछा जा रहा है। आगे देखिए, हम कहते हैं पहले कि भाई बायोलॉजी ज्यादा पूछी जाती है, कोई कहता है कि केमिस्ट्री ज्यादा पूछी जाती है, फिजिक्स तो क्या पूछेंगे। आप 25 में से देखेंगे 10 से 15 क्वेश्चन तो केवल फिजिक्स के हैं। अब बताओ, केमिस्ट्री का 1 या 2 क्वेश्चन आया है, और बायोलॉजी का भी 1 या 2 क्वेश्चन है। तो हम कैसे अब जो है ये नहीं कह सकते कि हमें जो है एलडीसी के लिए अब 50 में से हम अगर बायो वाले पोर्शन को ज्यादा तैयार करें, केमिस्ट्री वाले को फिर फिजिक्स वाले को नहीं। भाई, सभी का इक्वल वेटेज है। सीधे सीधे फिजिक्स के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूमेरिकल तक आ रहे हैं अब तो हमें अब उस लेवल तक तैयार करना होगा अपने आप को। अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो हम कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। अब आपको मैं ये केवल ये समझाना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। मुझे पता है कि जूनियर अकाउंटेंट के आंसर की आ चुकी है, 11 तारीख है, आज 13 तारीख हो गई। 2 दिन में तो लोगों ने पता नहीं कितनी आंसर किया बना दी होगी, कितनी बार पेपर चेक कर लिया होगा। आज का वीडियो केवल आंसर्स बताने के लिए नहीं था, ये क्वेश्चन का प्रकृति समझाने के लिए था कि कैसे अब एक साइंस का लेवल बढ़ रहा है। अब हमें जो है केवल और केवल रट्टा मारने से या केवल सामान्य विज्ञान पढ़ने से काम नहीं चलेगा। न्यूमेरिकल करने होंगे, और न्यूमेरिकल पढ़ने होंगे, और फिजिक्स समझनी होगी, केमिस्ट्री समझनी होगी, बायोलॉजी समझनी होगी, 12th लेवल तक की समझनी होगी, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अदरवाइज तो ये है कि हाँ भाई, आप पढ़े हैं लेकिन आपका क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, इसमें जो है कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे जिन्हें आप देखते ही टिक कर सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब एलडीसी के विद्यार्थियों के लिए देखो, यहाँ 25 क्वेश्चन में से जब इस लेवल के क्वेश्चन गए हैं, 50 क्वेश्चन है, यानी उनके पास में और क्वेश्चंस को तैयार करने के 25 एक्स्ट्रा वेज है। तो 25 क्वेश्चन और बनाने हैं तो वो और ज्यादा डीप में जा सकते हैं। इसलिए अपने आप को अब टॉपिक की तह तक जाएं, उसके कॉन्सेप्ट को समझें, उसकी जो है एक मूलभूत क्या आवश्यकताएं हैं उस टॉपिक को समझने के लिए, उनको समझने की भी अब हमें जरूरत है। ठीक, ये देखिए आपका सर्वग्राही कौन होता है, तो भाई ए बी होता है, सीधी सी बात है, ए बी प्लस है। और आपका सर्वदाता ओ ग्रुप होता है। ठीक है। फिर ये देखो, आपके धातु और अधातु से रिलेटेड हम यही पढ़ के चले जाते हैं, हीरा होता है, कार्बन होता है, बस 2-4 पढ़ लिए और काम कंप्लीट। नहीं भैया, यहाँ देखो, पारे का पूछा, आयोडीन का पूछा, हीरे का पूछा, ग्रेफाइट का पूछा। अब बताओ, और अलग अलग प्रॉपर्टी पूछिए। हीरा क्या होता है, हमें पता है कि ये द्रव्य होता है। ठीक है। आयोडीन क्या होता है, चमकदार अधातु होती है, बता रखा है। हीरा क्या है, कठोरतम प्राकृतिक रूप से, है ना, कठोरतम नहीं, कठोरतम प्राकृतिक रूप से, बाकी तो इससे कठोर बहुत सारे पदार्थ बना दिए गए हैं। और ग्रेफाइट है, वो एक अधातु होती है, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है वो तक मैंने यूट्यूब पर डिस्कस कर रखा है, आप जाकर के केमिस्ट्री की क्लासेस देखिए, पता चल जाएगा। फिर देखिए, आपका डीएनए जो है प्रौद्योगिकी के द्वारा बनाया क्या जाता है, तो पुनर्योजन वो टीका जो पुनर्योज्य डीएनए से बनाया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से, वो दूसरी पीढ़ी का होता है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन था, 90% ओजोन जो है वो वायुमंडल की समताप मंडल के अंदर उपस्थित है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि आपका ये पेपर मॉडरेट साइंस का था, है ना। कैसा था, मॉडरेट लेवल की साइंस थी, ना ज्यादा टफ थी, ना ही बिल्कुल अपन लो कह सकते। हाँ, अगर हम कॉन्सेप्ट बेस पर बात करें तो अच्छा पेपर था। ऐसा ही पेपर अगर आपके एलडीसी एग्जाम में आता है तो आपको अब इसी पेपर के लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी। समझ में आ गई।
तो मेरी अब आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है उसको समझे जरूर। अगर उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की किसी समस्या आती है तो आप कमेंट करके भी जरूर बताएं कि सर यहां मेरे समस्या आ रही है, उस समस्या का समाधान भी मैं जरूर करूंगा। लेकिन अगर आप लोग जो है अब इस सब्जेक्ट को आसानी में लेते हैं या केवल ये सोचते हैं कि अब सामान्य विज्ञान पढ़कर चले जाएंगे और क्वेश्चन कर लेंगे, तो नहीं। अब आपको अपना दिमाग विकसित करने की जरूरत है साइंस के अंदर। और आपको न्यूमेरिकल वगैरह हम इसीलिए करवा रहे हैं कि आप जो है अब न्यूमेरिकल वाले पोर्शन के लिए भी तैयार रहे। जो भी विद्यार्थी देख रहा है हमारे वीडियो, उसको पता है किस लेवल की साइंस पढ़ाई जा रही है, किस प्रकार के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। पूरे पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहा हूं और डिटेल में और डिस्कस करूंगा। अभी तो और बहुत सारे एमसीक्यूज मैं लेकर के आ रहा हूं। बस आप लोग जो है अपना प्यार बनाए रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। इस पेपर से क्या सीख मिली है मैंने आपको बता दिया है, और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हमें अब थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल और ज्यादा रिवीजन की जरूरत है। तो अब उसके लिए तैयार रहिए, और जो वीडियोस हमारी यूट्यूब पर आ रही है उनके नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।